के स्वभाव के बारे में तो आप और हम सब जानते ही हैं। वो बहुत लंबे समय के लिए किसी का बकाया रखते नहीं हैं, बल्कि कई बार तो सूद समेत वापस करते हैं और बहुत जल्दी वापस करते हैं। और ये आज लोकसभा में देखने को मिल गया। जब से रिजल्ट आए हैं तब से कांग्रेस के जो महासचिव हैं और जो मीडिया के इनके प्रभारी हैं जयराम रमेश, वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमानित कर रहे हैं, 1/3 प्रधानमंत्री बता करके। इसके अलावा राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनकी पार्टी के दूसरे नेताओं के चेहरों पर जिस तरह का व्यंग का भाव है, जिस तरह के ये बयान देते आ रहे हैं और जिस तरीके से पार्लियामेंट परिसर में इन्होंने एक भोंडा प्रदर्शन करने की कोशिश की थी, संविधान की प्रतियां हाथों में लेकर के वहां प्रदर्शन किया, मीडिया के सामने उसकी लाइव कवरेज हुई है। और जब शपथ ग्रहण कर रहे थे उस समय भी ये लोग उसी संविधान की जो पॉकेट बुक है उसके साथ सदन के भीतर पहुंचे थे। और राहुल गांधी का आपने देखा होगा, जब वो शपथ ले रहे थे तो उस पुस्तिका को ऐसे हाथ में पकड़े हुए थे। यानी संविधान की पुस्तिका का ये प्रदर्शन कर रहे थे लगातार। और मैं तो कहूँगा कि उसकी आड़ लेकर के एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बावजूद कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही संविधान दिवस मनाने का फैसला किया और उसकी शुरुआत की। आज़ादी से अब तक कितनी सरकारें हुई हैं और कितने सालों तक कांग्रेस की सरकार रही है, प्रधानमंत्री रहा है। 3 बार तो इन्हीं के परिवार का, इन्हीं के खानदान का रहा है। जवाहरलाल नेहरू भी 17 साल तक रहे, इंदिरा गांधी भी 15 साल से ज़्यादा समय तक रही, राजीव गांधी भी 5 साल प्रधानमंत्री रहे, लेकिन संविधान दिवस मनाने की किसी को नहीं सूझी। जानबूझ करके पूरे चुनाव प्रचार के दौरान संविधान की वो पुस्तिका लेकर के अटैक किए गए। संविधान को ख़त्म कर दिया जाएगा, आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाएगा, इस तरह की चीज़ें की गई। और सदन के बाहर भी और सदन के भीतर भी ये ड्रामा जारी था, जिसका पटाक्षेप आज मोदी सरकार ने बहुत बेहतरीन तरीके से करने का काम कर दिया है। और ये पटाक्षेप क्या हुआ है? जब ओम बिरला दूसरी बार स्पीकर चुन लिए गए, जब सबने उनके बारे में बड़ी मीठी मीठी सी बातें और कुछ ने बड़ी कटु सी बातें कह ली और पिछले उनके 5 साल के कार्यकाल को याद करते हुए जिस तरीके से विपक्ष के कुछ सदस्यों ने व्यंग बाण भी चलाए, वो भी नोटिसेबल है और उस पर भी चर्चा होनी चाहिए इस देश की तरफ से कि सदन के अध्यक्ष का काम क्या होता है। और आप सदन के अध्यक्ष को डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में नसीहत देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एक तरीके से ये बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि इस बार हमारी ताकत बड़ी बढ़ गई है और इस बार वो सब नहीं चलेगा। जैसा कि सुप्रिया श्रीनेत ने भी पिछले दिनों एक बयान दिया है, ट्विटर पर कहा है कि साहब राहुल गांधी जब बोल रहे थे सदन में तो 13 मिनट में से 9 मिनट तक कैमरा जो है वो स्पीकर पर फोकस रहा था और इस बार ऐसा नहीं चलने दिया जाएगा। बल्कि उन्होंने एक शब्द, बहुत आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था कि इस बार ऐसी गुंडागर्दी नहीं चलने दी जाएगी। जब ओम बिरला का बोलने का समय आया तो ओम बिरला ने इनको आईना दिखाने का काम कर दिया। और मुझे लगता है कि ये सरकार की भी
एक पहल थी, सरकार की भी एक मंशा थी कि इनको बताया जाए, इनको आईना दिखाया जाए कि इस देश में संविधान का अपमान किसने किया है। ये जो संविधान बदलने का दुष्प्रचार पूरे देश में करते रहे हैं, दलितों को, पिछड़ों को भड़काते रहे हैं, और उसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को इस बार पूर्ण बहुमत नहीं मिला। एनडीए के पूर्ण बहुमत की वजह से अब सरकार बन गई है, जिसका इन्होंने हर संभव प्रयास किया था कि ना बनने पाए। तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी ना बनने पाए, ताकि जो 3 बार का निरंतरता में प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड है वो जवाहरलाल नेहरू के नाम ही रहे। लेकिन वो तो नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री बन गए तीसरी बार, और देश के भीतर भी और देश के बाहर भी जितनी ताकतें थी जो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहती थी, उनके लिए इस देश की महान जनता ने एक ऐसा सबक दिया है कि संभवतः भविष्य में अब इस तरह की गुस्ताखियां नहीं होंगी जिस तरह की इस बार के लोकसभा चुनाव में देखने को मिली थी। इतना दुष्प्रचार देश के भीतर से भी और देश के बाहर से भी एल्गोरिदम के जरिए किया जा रहा था नरेंद्र मोदी के खिलाफ कि कोई और होता तो निश्चित रूप से उसको ये चुनाव हरवा चुके होते। लेकिन क्या हुआ सदन में? ओम बिरला का जब बोलने का समय आया तो ये जो संविधान की प्रतियां लहरा करके नरेंद्र मोदी सरकार पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे और अभी भी उस चुनावी मोड़ से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। चुनाव प्रचार खत्म हो गया, सारे काम हो गए, इसके बावजूद ये अभी भी संविधान की प्रतियां लेकर के दुष्प्रचार करने में लगे हुए हैं और उल्टे उन नरेंद्र मोदी पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी सरकार पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच का पूरा सम्मान किया और इनको बोलने का मौका दिया। टेलीविज़न चैनलों पर भी, बाहर भी, पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, जनसभाओं में भी किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी। इसके बावजूद संविधान की प्रतियां लेकर के ये घूम रहे थे। तो ओम बिरला ने अपने उद्बोधन में आज इमरजेंसी को याद किया, और इमरजेंसी को याद ही नहीं किया है, इमरजेंसी की बहुत कड़े शब्दों में निंदा की है। जो जो उन्होंने कहा है मैं आपको अक्षरशः यहाँ बताता हूँ। उन्होंने ये कहा कि ये सदन 1975 में देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का पुरजोर विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए इन संशोधनों का लक्ष्य था कि सारी शक्तियां एक व्यक्ति के पास आ जाएं, न्यायपालिका पर नियंत्रण हो और संविधान के मूल सिद्धांत खत्म किए जा सकें। ऐसा करके नागरिकों के अधिकारों का दमन किया गया और लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आघात किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि इतना ही नहीं, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कमिटेड ब्यूरोक्रेसी और कमिटेड जुडिशियरी की भी बात कही, जो कि उनकी लोकतंत्र विरोधी रवैये का एक उदाहरण है। इमरजेंसी अपने साथ ऐसी असामाजिक और तानाशाही की भावना से भरी भयंकर कुनीतियां लेकर के आई जिसने गरीबों, दलितों और वंचितों का जीवन तबाह करके रख दिया। इमरजेंसी के दौरान लोगों को कांग्रेस सरकार द्वारा जबरन थोपी गई अनिवार्य नसबंदी का, शहरों में अतिक्रमण हटाने के नाम पर की गई मनमानी का और सरकार की कुनीतियों का प्रहार झेलना पड़ा था। ये सदन उन सभी लोगों के प्रति
संवेदना जताना चाहता है। और ओम बिरला यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि 1975 से 1977 का वो काला कालखंड अपने आप में एक ऐसा कालखंड है जो हमें संविधान के सिद्धांतों, संघीय ढांचे और न्यायिक स्वतंत्रता के महत्व की याद दिलाता है। ये कालखंड हमें याद दिलाता है कि कैसे उस समय इन सभी पर हमला किया गया और क्यों इनकी रक्षा आवश्यक है। और लोकसभा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि जब हम आपातकाल यानी इमरजेंसी के 50वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, ये 18वीं लोकसभा बाबा साहब अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान को बनाए रखने, इसकी रक्षा करने और इसे संरक्षित रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है। उन्होंने कहा कि 1975 में आज के ही दिन तब की कैबिनेट ने इमरजेंसी का पोस्ट फैक्टो रेटिफिकेशन किया था। इस तानाशाही और असंवैधानिक निर्णय पर मोहर लगा दी थी। इसलिए अपनी संसदीय प्रणाली और अनगिनत बलिदानों के बाद मिली इस दूसरी आज़ादी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए आज ये प्रस्ताव पास किया जाना आवश्यक है। हम ये भी मानते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी को लोकतंत्र के इस काले अध्याय के बारे में जरूर जानना चाहिए। और आखिर में उन्होंने ये कहा कि इमरजेंसी ने भारत के कितने ही नागरिकों का जीवन तबाह कर दिया था, कितने ही लोगों की मृत्यु हो गई थी। इमरजेंसी के उस काले कालखंड में कांग्रेस की तानाशाह सरकार के हाथों अपनी जान गंवाने वाले भारत के ऐसे कर्तव्यनिष्ठ और देश से प्रेम करने वाले नागरिकों की स्मृति में हम 2 मिनट का मौन रखते हैं। और इसके बाद स्पीकर खड़े हुए और सदन का पूरा सत्ता पक्ष भी 2 मिनट के मौन के लिए खड़ा हो गया। विपक्ष यानी कांग्रेस और उसके सहयोगी दल हक्का बक्का थे। उनकी समझ में नहीं आया था शुरू में कि हो क्या रहा है, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि शपथ समारोह के बाद उसके बाद नए स्पीकर के रूप में ओम बिरला की दूसरी बार एक तरीके से ताजपोशी के बाद ओम बिरला की तरफ से कांग्रेस पर इतना करारा प्रहार किया जाएगा उनकी आसंदी से। और कहाँ तो वो एक नए अध्याय की बात कर रहे थे और हर तरह का सहयोग देने की बात कर रहे थे, और कहाँ नए अध्यक्ष ने इमरजेंसी को, आपातकाल को और लोकतंत्र पर सबसे बड़े प्रहार को याद करते हुए उसको हमारे लोकतंत्र का एक काला धब्बा बता दिया। तो सिवाय नारेबाजी करने के वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, और वही उन्होंने सदन में किया भी। ये बताता है, ये पूरा प्रकरण बताता है कि नरेंद्र मोदी रत्ती भर भी इनके सामने झुकने वाले नहीं हैं। एक रंच मात्र भी नरेंद्र मोदी का आत्मबल डिगा हुआ नहीं है, हिला हुआ नहीं है। वो पूरी तरीके से आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और इनको आईना दिखाने का काम उन्होंने लोकसभा का सत्र शुरू होने के दूसरे तीसरे दिन ही दिखा दिया है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।